जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं। अब जो आपका पेपर 3 है उसका सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 31। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 30 को कंप्लीट कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 31 देखेंगे और टोटल प्रश्नों का नंबर रहेगा 40। सारे प्रश्नों को हम लोग विस्तार में समझेंगे। अगर यदि ये परीक्षा में आ जाता है तो आपका प्रश्न ये छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग सभी को जो है बिल्कुल विस्तार में समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो जो है हमारा डेली शाम में 7 बजे आता है। अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। तो पहला सवाल देखिए, आपका एकदम से जो है इतिहास से सवाल पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, करेक्ट आंसर जो हम लोग करेंगे लॉर्ड कैनिंग करेंगे। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत में उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया और विद्रोह का दमन के लिए जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था उस टाइम। और ये जो है 1856 से लेकर के 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो है कार्यरत रहे। नाम क्या था इनका? लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 1856 से 1862 तक ये जो है काम किए। समझे? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या अगला यानी कि 52। लॉर्ड कॉर्नवालिस को खाली स्थान के लिए जाना जाता है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको किस लिए जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। अस्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1793 ईस्वी में और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत के एक 5वें ब्रिटिश क्षेत्र में की गई थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक के भागों में वाराणसी और कुछ अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत में जो है बंगाल के जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में तब तक मान्यता प्रदान की गई थी जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे। समझे? क्योंकि उस टाइम क्या था कि सारा अंग्रेजों के हाथ में था, वो जो चाहते थे वही करते थे। अगला सवाल है 53 नंबर। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में सीमा रेखा है? देखिए, ये जो 49th जो समानांतर रेखा है ये दो देशों के बीच में एक सीमा रेखा है। ये कौन सा दो देश हैं जिसके बीच में ये है? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। 49वीं समानांतर रेखा का प्रयोग जो है अमेरिका के साथ में कनाडा की सीमा को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक नाम के रूप में किया गया था, जिसे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश की समानांतर रेखा द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह रेखा जो है ब्रिटिश कोलंबिया के कैनेडियाई प्रांतों में, जिसमें आपका नाम आ जाता है अल्बर्टा आ जाता है और एक जगह और है जो मैनीतोबा जिसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा स्थापित किया गया है वही है 49वीं समानांतर रेखा। समझे? उसके बाद देखिए 54 नंबर सवाल आपका है कि ला नीना प्रशांत महासागर के किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ला नीना, ठीक है। तो ला नीना जो है एक जलवायु प्रतिमान है जो दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट के साथ प्रशांत महासागर के सतही जल के शीतल होने का वर्णन करता है और ला नीना को एल नीनो के समान माना जाता है, जिसे असामान्य रूप से प्रशांत महासागर के विषुवतीय क्षेत्र में महासागर के गर्म तापमान द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जल का तापमान कम कर देता है। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ये क्या करती है? जल का तापमान क्या करती है? कम कर देती है। ठीक है। उसके बाद 55 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसे गुलाम वंश की स्थापना किया। अब देखिए 55 का आंसर जो करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना किया था। यह जो है 1206 से लेकर के 1290 तक भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला राजवंशों में से पहला था और गुलाम वंश के शासक जो है इलबरी तुर्क जो है कबीले के थे। उन्हें मामलुक सुल्तान के रूप में भी जाना जाता था। मामलुक जो है कुरान में दास के लिए प्रयुक्त एक शब्द था। ठीक है, मामलुक का मतलब क्या होता था कुरान में? दास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करिएगा आप लोग? कुतुबुद्दीन ऐबक करिएगा इसका आंसर।
56 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत में आता है? चतुर्थ क्षेत्रक में कौन सा आएगा? तो ये आपका आएगा सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, चतुर्थ क्षेत्रक में अर्थव्यवस्था का ज्ञान आधारित क्षेत्र है, जिसमें आमतौर पर सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, अनुसंधान और विकास जैसे ज्ञान उन्मुख आर्थिक क्षेत्र शामिल होते हैं। सूचना आधारित सेवाएं जैसे परामर्श हो गया, शिक्षा, वित्तीय नियोजन, ब्लॉगिंग और डिजाइनिंग आदि इसमें शामिल होते हैं। समझ गए, चतुर्थ क्षेत्रक के क्षेत्र में। 57 नंबर सवाल है कि मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो 57 नंबर का आपको आंसर करना है। इसको बोलता है, इसको लेगून। क्या बोला जाता है? लेगून। लेगून जल की उथली सीमा है जिसे भूमि की संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से समुद्र से पृथक किया जाता है। परवाल भित्ति के संदर्भ में यह मुख्य भूमि और शैल भित्ति के माध्यम में जो है समुद्री जलमार्ग होते हैं, और विश्व के अधिकांश भागों में लेगून सामान्यतः तट पर विद्यमान होते हैं। तो सवाल क्या था कि मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाएगा? लेगून कहा जाएगा। 58 नंबर सवाल है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो 58 नंबर का जो आंसर करेंगे वो हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा, है ना। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय नागरिकता जो मिलता है वो जन्म से मिल सकता है, वंश से मिल सकता है, पंजीकरण से मिल सकता है या फिर देशीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता जो है विशिष्ट नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के तहत में प्रदान किए जाते हैं। समझे। अगले सवाल चलेंगे 59। अलार कलाम कौन थे? ठीक है, अलार कलाम कौन थे? आंसर करेंगे आप लोग भी, बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे, और ये जो है बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु। उसके बाद 60 नंबर सवाल है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 60 नंबर का आंसर करेंगे पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान केंद्र था। इस संस्थान की नींव जो है भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। इस संस्थान को 1951 में भारत एवं दूसरे देशों के आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया, और नालंदा विश्वविद्यालय परिषद के दक्षिण में स्थित यह जो संस्थान है और इसकी गौरवशाली अतीत एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने के लिए उसी पुरानी विचारधारा को समर्पित किया गया। समझे, तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अब जैसा कर्म करोगे वैसा तो पाओगे ही, है ना। तो ये पुराना कहावत है, और पुराने जो राजा महाराजा लोग थे कुर्सी को पाने के लिए ऐसा ज़्यादा करते थे। हालांकि इसका आंसर आपको करना है अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के संस्थापक, काशी एवं अंग के विजेता तथा बुद्ध के परम मित्र जिनका नाम था बिंबिसार का अंत जो है इतिहास के उस दुखद पक्ष में स्मरण दिलाता है जिसमें राज्य लोभ में खूनी रिश्तों का कोई अहमियत जो है नहीं दी गई थी। इस दुखद घटना में इसके सबसे प्रिय पुत्र जिनका नाम था अजातशत्रु का हाथ था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था जो बुद्ध से घनिष्ठता के कारण बिंबिसार से ईर्ष्या करता था। इन्हीं के उकसाने पर अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर दी, और अजातशत्रु लगभग 32 वर्ष माने कि 492 से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था, और ये जो है हर्यक वंश का था। तो बहुत ही कहानी लंबा है, इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसे किए अपने पेरेंट्स को मार करके राजगद्दी पर बैठे, है ना। 62 नंबर सवाल देखिए, यदि खाली स्थान फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्रप्ति शून्य होती है। इकोनॉमिक्स का सवाल है, और 62 का जो आपको आंसर करना है क्या कर देना है इसका आंसर। प्रश्न सब लोग समझ गए, इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन बी एकाधिकार। ठीक है, यदि एकाधिकार फर्म की लागत शून्य होती है या फिर केवल स्थिर होती है तो संतुलन में आपूर्ति की गई मात्रा का निर्धारण उस बिंदु द्वारा किया जाता है जहां सीमांत राजस्व शून्य होता है। इसके विपरीत पूर्ण प्रतियोगिता में बिंदु निर्धारित संतृप्ति मात्रा की पूर्ति की जाएगी। जहां औसत राजस्व शून्य होता है, एकाधिकार शक्ति का सारांश उत्पादन की कीमत को परिवर्तित करने की योग्यता है। इस प्रणाली में एक फर्म या फिर एक विक्रेता होता है जो कई क्रेताओं को
क्रेताओं को वस्तुओं की बिक्री करता है। मैंने कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स का सवाल अगर ये बढ़िया से डीपली से पढ़े हुए रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, समझे। तो इकोनॉमिक्स भी अपने आप में क्या है, टफ सब्जेक्ट एक होता है। अगला सवाल देखिए, आपातकालीन सीमांत लागत वक्र खाली स्थान आकार के होते हैं। जो आपातकालीन सीमांत लागत वक्र जो होता है वो किस आकार के होते हैं? 63 का आप लोग आंसर कर देना है, यू आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? यू आकार, है ना, जो हम लोग यू लिखते हैं ना ABCD में, उसके आकार का होता है। उसके बाद अगला सवाल देखिए 64, बेटिंग और जुआ। आप लोग सभी लोग जानते हैं भारत में ड्रीम 11 चलता था, ये क्या था? सब इसी तरह का बेटिंग जुआ वगैरह था, है ना, सबको बैन कर दिया गया। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। 64 का आपको क्या आंसर करना है? राज्य में करना है। बाजी लगाना माने कि बेटिंग करना, जो आप लोग बाजी लगाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैं ये दे दूंगा, है ना, तो बाजी लगाना या फिर बेटिंग करना जो है और जुआ खेलना जो है राज्य सूची का विषय है। यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल 61 विषयों की एक सूची है। आरंभ में इस सूची में 66 विषय थे, राज्य सूची में शामिल विषयों पर करता है, ठीक है, तो राज्य से संबंधित हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 65, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए खाली स्थान का दौरा किया था। अब इसका करेक्ट आंसर 65 का कर दीजिएगा चंपारण, ठीक है ना। जो तिनकठिया प्रणाली आप लोग सुने होंगे, है ना, कि दमनात्मक तिनकठिया रोपण प्रणाली के अंतर्गत जो है नील किसानों की दुर्दशा के विषय में जानने के लिए गांधी जी 1917 में चंपारण बिहार का यात्रा किए थे। और इसी प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने को बाध्य थे। पहले क्या था ना, तिनकठिया तो हम बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं, ये हमको लगता है कि 7वां 8वां पर क्वेश्चन आ चुका होगा, अभी तक इतना लंबा सेट हम लोग कर रहे हैं। तो तिनकठिया प्रणाली में क्या था ना कि मान के चलिए किसी किसान के पास 20 कट्ठा का खेत है, तो ना इनको 3 कट्ठा का खेती करना होता था नील का। और ये जो नील का खेती होता था 3 कट्ठा पर, ये कौन ले लेते थे? अंग्रेज को चाहिए था, ठीक है, अंग्रेज, और ये जबरदस्ती खेती करवाते थे। इसी से लोग वहाँ पे किसान जो है परेशान थे, है ना, नील की खेती करने को बाध्य थे वहाँ पे। तो गांधी जी ने किसानों के समर्थन में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था। यही तिनकठिया आंदोलन हुआ था इसमें, समझे। 66 नंबर का सवाल देखिए, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो जो बादामी चालुक्य थे, जब ये बादामी गए तो बादामी जाने से पहले इनका एक दूसरा राजधानी था। उस राजधानी का नाम क्या था? उस राजधानी का नाम था येहोल, ठीक है। येहोल जो है इसको मंदिरों का शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंदिरों का शहर। और चालुक्यों की जो पहली राजधानी थी, और यह जो है व्यापार का केंद्र था, जिसे बाद में धार्मिक केंद्रों में विकसित कर दिया गया, जिसके आसपास बड़ी राजधानी के बाद में पुलकेशिन जो था प्रथम के दौरान में बादामी में स्थानांतरित की गई, और बादामी को वातापी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको बादामी कहिए फिर वातापी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसकी पहले राजधानी कहाँ था? येहोल। येहोल को क्या कहा जाता था? मंदिरों का शहर, समझे। जैसे भी मलुट्टी गांव है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का गांव। अगला सवाल देखिए 67, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? 67 का आंसर करिएगा चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 68 नंबर सवाल देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? 68 का आपको आंसर कर देना है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है 28 अप्रैल 1772, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 28 अप्रैल 1772 से 20 अक्टूबर 1774 तक फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर रहे, और 1774 में उन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, और वह भारत के प्रथम गवर्नर भी थे। क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर भी थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग्स हो गए, ठीक है। अगला सवाल है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी कौन सी देश में बहती है? आंसर करिएगा ब्राजील, ठीक है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वनों से होकर के मुख्यतः ब्राजील में प्रवाहित होती है, और ब्राजील वासी अमेजन को रिवर सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं ब्राजील वासी इस नदी को? रिवर सी, ठीक है, रिवर सी कहा जाता है इसको।
समझे, क्या कहा जाता है, रिवर सी कहते हैं। और इसकी मुख्य धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर पेरू में एंडीज पर्वत से निकलती है और जल की मात्रा की दृष्टि से अब विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम क्या है, अमेजन नदी, ब्राजील में बहती है। अगला सवाल करेंगे 70 नंबर, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। 70 नंबर का आंसर कर दीजिएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहिए या फिर सह्याद्री कहिए, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट से लगभग समानांतर फैली हुई है। यह उत्तर से सतपुड़ा श्रेणी से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के द्वारा केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। यह विश्व में जैव विविधता के 8 सबसे गर्म स्थलों, हॉट स्पॉट्स में एक शामिल होते हैं। ठीक है, सह्याद्री कहिए फिर पश्चिमी घाट कहिए। 71 नंबर सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। 71 नंबर का आंसर करिएगा रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। और रोम कहाँ पर है, तो आपका ये इटली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, इटली में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर सवाल देखिए, नंदा देवी चोटी कहाँ पर अवस्थित है। जो नंदा देवी चोटी है पर्वत की, ये कहाँ पर अवस्थित है। 72 नंबर का आंसर करिएगा उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में पश्चिमी में ऋषि गंगा घाटी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी के बीच में ये स्थित है। और इसके आसपास के क्षेत्र में विस्तृत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो नंदा देवी चोटी कहाँ पर अवस्थित है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन सा जिला में स्थित है, चमोली जिला में। ठीक है, कहाँ पर, चमोली जिला में, ध्यान रखिएगा। 73 नंबर सवाल है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। जो बुद्ध थे वो कौशाम्बी जो है किनके राज्यकाल में आए थे। 73 का आंसर करिएगा उदयन के राज्यकाल में। महात्मा बुद्ध जो है उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। और उदयन ने बौद्ध बनने के बाद जो है घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। और उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 74 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। 74 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, राजगीर में। वेन सांग के अनुसार अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें पुष्यमित्र शुंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, सबको नष्ट कर दिया था। स्तूप जो है मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण देन है। और स्तूप निर्माण की संस्कृति सबसे पहले बौद्धों ने अपनाई थी। और विश्व शांति स्तूप एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ है। और यह शांति स्तूप 400 मीटर की ऊंचाई पर राजगीर पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। समझे, तो आंसर क्या करेंगे, राजगीर करेंगे। अगला सवाल करेंगे 75 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। 75 नंबर का आंसर करेंगे सी, विशाखादत्त। ठीक है, विशाखादत्त। ये जो है विशाखादत्त के द्वारा कृत एक पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति की सूचना मिलती है। और इस ग्रंथ के भाष्यकार घुंडीराज ने चंद्रगुप्त को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। हालांकि मुद्रा राक्षस का साक्ष्य मौर्यों की जाति के विषय में प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। यह नाटक नंदों को उच्च वर्ण बताता है, जो भारतीय साहित्य एवं विदेशी विवरण के आलोक में विश्वसनीय नहीं है। समझे, तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर विश्वास भी नहीं है, कुछ लोग विश्वास करते हैं, तो ये अध्ययन का विषय है। उसके बाद अगला सवाल है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष खाली स्थान तक अस्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है। तो कितने साल तक क्या स्थिर बनाए रखा जा सकता है, कितने साल तक इसको रखा जा सकता है, कौन सा साल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का करना है 2045। ठीक है, क्या करना है, 2045। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जिसको आप NPP शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष 2045 तक अस्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है। उसके बाद 77 नंबर का सवाल की ओर बढ़ेंगे। 77 नंबर सवाल क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 77 नंबर का आंसर करिएगा डी, बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष राज्य जो है वो 1 नंबर में बिहार आ जाते हैं। यहाँ पर जो है 1106 है। 2 नंबर में आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहाँ पर जो है 1028 है। 3 नंबर पे आ जाते हैं केरल, जहाँ पे 860 है।
तो इस तरह से उत्तर प्रदेश उसके बाद आ जाता है, फिर गोवा आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, और तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व 555 है। ठीक है, तो इस तरह से सबको याद रखना है आपको। अगला सवाल है 78, जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्य ह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। 78 नंबर का आंसर करिएगा जीएनपी। ठीक है, इसको जीएनपी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 79, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट जारी किया? 79 का आपको आंसर करना है ऑप्शन डी। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 का रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है बाकू में जारी किया गया था, और इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उसके बाद 80 नंबर सवाल है कि अगस्त 2024 में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ था? 80 नंबर का आंसर करिएगा नई दिल्ली में। इसका आंसर करिएगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 81 नंबर सवाल है, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना नाइटहुड का खिताब जो है वापस करने की घोषणा किया था? 81 नंबर का आंसर करिएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना नाइटहुड का खिताब वापस करने की घोषणा किया था, और ये नाइटहुड का खिताब उस टाइम में एक बहुत बड़ा खिताब था, अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया गया था, और रोलेट एक्ट 1919 के विरोध करने हेतु 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जन विशाल सभा का आयोजन किया गया था, और ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर ने इसे अपना आदेश का अवहेलना समझा था और स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। बाद में जनरल डायर को भी मार दिया गया था, लेकिन वो खौफनाक मंजर अभी भी लोगों को याद है। हम लोग जब इतिहास में पढ़ते हैं कि कैसे लोगों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई, कैसे लोग मारे गए, जान बचाने के लिए जो है कुओं में लोग कूद गए, कंपाउंड के अंदर कुआं था, बहुत सारे लोग तड़प करके भागे, बहुत सारे लोगों के जान गए थे, है ना। तो वो इतिहास दोहराइएगा तो बहुत पुराना इतिहास को अभी करो दिएगा तो ताज़ा हो जाता है। तो भारत को आज़ादी जो मिला है ना, वो इतना आसानी से नहीं मिला है, बहुत मेहनत करना पड़ा है लोगों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 82 का आंसर करिएगा 1936 में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन लखनऊ में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, अगर यदि इसको पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 83 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने M.N. रॉय और नलिनी गुप्ता के प्रभाव में कलकत्ता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया था? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मुजफ्फर अहमद के क्या है प्रभाव में आकर के कलकत्ता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया गया था। उसके बाद 84 नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 84, इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। इसकी स्थापना बॉम्बे में किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था और इसके प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे और ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी थे। समझे? तो सवाल सिंपल यहाँ पर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। सारा कुछ आपको हमने बता ही दिया इसके बारे में। 85 नंबर सवाल है कि शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। शहरीकरण जो है इसको सर्वोत्तम रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो हम लोग को 4 ऑप्शन पहले पढ़ना होगा। देख लेते हैं 4 ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है कि कुशल परिशुद्धता के साथ खेती और फसलों की कटाई की एक प्रणाली। अब शहरीकरण में कहाँ पे खेती होता है? तो गलत हो गया भैया। उसके बाद शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही। उसके बाद 3 नंबर में है कि अन्य औद्योगिक उत्पादों के लिए निर्माण के लिए जल्दी और सस्ते में स्टील बनाने की एक प्रक्रिया, या फिर मिल जैसे तरल पदार्थों को सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्टरलाइजेशन की एक प्रक्रिया। देखिए इसका कुल मिलाकर के आंसर देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन भी ज़्यादा सटीक है, शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही। ठीक है, सबसे अधिक शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही जो है इसमें सटीक बैठता है ना।
सामाजिक रूप से जो है ग्रामीण जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को नगरीकरण या फिर शहरीकरण कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा शहरी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है गांवों से नगरों की ओर प्रवास करना। शहरीकरण मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो ये होता है कि नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना, और दूसरा है गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न लोगों की संख्या में वृद्धि होना। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, नगरीकरण का एक एग्जाम्पल हो जाते हैं, समझे। तो शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही यहाँ पर ज़्यादा सटीक बैठता है। उसके बाद 86 नंबर जो सवाल आपका है, भारत में पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था। ठीक है, 86 का आंसर करिएगा बी, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर का सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुमान के अनुसार 2024 विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। 87 का आंसर करिएगा भारत। ठीक है, भारत इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए क्या है। जो उच्च जनसंख्या वृद्धि है इसका मूल कारण हमारे लिए क्या है, तो मृत्यु दर में कमी होना। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए मृत्यु दर में कमी होना है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के और भी कारण हो सकते हैं, जिसमें आपका पहला कारण ये हो सकता है कि अकाल पर नियंत्रण, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। दूसरा है चिकित्सा में सुधार, परिणामतः जो है मृत्यु दर में कमी आई। तीसरा है जन्म दर अधिक होना, जो कि सामाजिक आर्थिक कारकों और सांस्कृतिक पिछड़ापन, गर्म जलवायु का परिणाम रहा है। और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि है, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण में। उसके बाद 89 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि महानदी जो है नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के बहती है। 89 नंबर का आंसर करिएगा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहती है महानदी। ठीक है, 90 नंबर सवाल है कि रेड डेटा बुक का एक रिकॉर्ड है। जो एक रेड डेटा बुक है इसमें क्या रिकॉर्ड रखा जाता है, तो लुप्त प्राय प्रजातियों को रखा जाता है। रेड डेटा बुक जो है लुप्त प्राय प्रजातियों का एक रिकॉर्ड है। IUCN के द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। इसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है, और IUCN प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग करता है। और IUCN सरकारों द्वारा तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बनाया एक सदस्यता वाला संघ है। इसका स्थापना जो है 1948 में किया गया था, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एक जगह है जिसका नाम है ग्लेंड, वहीं पर ये स्थित है, समझे। तो कुल मिलाकर के आपने कितने सवाल को कंप्लीट कर लिए, 40। ठीक है, कितने कर लिए, 40 सवाल को कंप्लीट कर लिए। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और ये वीडियो डेली शाम में हमारा 7 बजे आता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यदि डेली आप वीडियो देखना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।